हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि बाजार का रुख क्या लग रहा है। बाजार देखिएगा, जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट के बाद चला है ना बाजार, उसके चलने के जो रीज़न है वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो बाजार चला है उसका मुख्य रीज़न ये है कि भाई सबको लगता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, अगले 5 साल के लिए पैसा डाल दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इनोसेंट ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो केवल इस बात को देख रहे हैं कि भाई 5 साल के लिए स्टेबल गवर्नमेंट आ गई, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई अभी वैल्यूएशंस कहाँ ट्रेड हो रही हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी है ना, वो क्या करती है कि बाजार को तोड़ना भी है उसको, तो उसको पता है कि अगर एक इस तरीके के ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं जो कि तेज़ी में उनका साथ दे सकते हैं, तो वो उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। और उसके बाद जब बाकी ट्रेडर्स की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है या वो पैसा डाल चुके होते हैं ऊपरी लेवल पे, तो जनरली फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और फिर बाज़ार के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी करते हैं। प्रॉफिट बुक करने का तरीका उनका थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो कैश मार्केट में लगातार खरीदते रहते हैं और जिससे वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। और सबसे खास बात ये कि जो मंदी के सौदे होते हैं वो ज़्यादातर कट जाते हैं मार्जिन की वजह से या फियर की वजह से कि सौदे मंदी के हैं। और फिर बाजार को एक लंबे समय तक ऊपर रखा जाता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, हफ्ता 10 हफ्ते, इस तरीके से। 10 हफ्ते मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट होता है ऐसा भी। और फिर वो वहाँ पर अपनी एफएनओ में एक मंदी की पोजीशंस बनाते हैं और फिर बाजार के अंदर जो शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उनको भाव के भाव पे भी अगर वो बेच देते हैं तो भी वो एफएनओ में प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि जब वो शेयर्स खरीदते हैं तो पहले एफएनओ में तेज़ी बना लेते हैं और जो भी महंगी कॉस्ट पड़ती है उसको वो कंपनसेट करा लेते हैं अपने एफएनओ के ट्रेड से। और उसी तरीके से जब बाज़ार में वो बेचते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करते वक्त हो सकता है कि उनको शेयर्स कैश में बेचने में कुछ नुकसान हो, लेकिन उसको कंपनसेट करा लेते हैं वो एफएनओ की इनकम से, यानी कि एफएनओ में एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब शायद वो उसी तरीके की पोजीशंस हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने पोजीशंस बना ली तेज़ी की और तेज़ी में बाजार ऊपर ले आया है। शॉर्ट सब के कवर हो गए, किसी ने जो उम्मीद नहीं करी वो लेवल्स आ गए हैं, वैल्यूशन स्ट्रेच हो गई हैं। बट अब मुझे लगता है बड़ा प्लेयर ना यहाँ पे बढ़िया जबरदस्त वाला डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लग रहा है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं ना कुछ शेयर्स को, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बड़ा प्लेयर ज़बरदस्ती उसको खींच रहा है, उसकी स्ट्रेंथ ना भी होते हुए, और इंडेक्स मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो आज जो हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज हुआ क्या, यानी कि मैं फ्राइडे सेशन की बात कर रहा हूँ। तो फ्राइडे सेशन में हुआ क्या कि भाई बाजार के अंदर एक खबर आई और वो खबर थी वास्तव में नेगेटिव। एचडीएफसी बैंक जो कि निफ्टी का, फाइनेंशियल निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक एक्स का, सब का दिग्गज शेयर्स है, हैवी वेटेज है, उसने रिपोर्ट किया कि भाई हमने ना तो लोन ग्रोथ करी है और ना डिपॉजिट ग्रोथ करी है, और बल्कि डी ग्रोथ हो गई है कुछ बिजनेसेस में। और उसको देखते हुए एचडीएफसी मान लीजिएगा आज भी कुल अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, और जीरो ग्रोथ जो है पिछले 3-4 क्वार्टर से देखने के लिए मिल रही है। तो एक अब जो है एक सडन रिएक्शन आना था और वो रिएक्शन अच्छा भी आया, और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में तकरीबन 4.5% की कमजोरी आपको देखने के लिए मिली। लेकिन ये खाली एचडीएफसी तक सीमित नहीं है, हालांकि बाजार बंद होने के बाद इंडसइंड बैंक की भी परफॉर्मेंस आई और वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं था। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की परफॉर्मेंस आई, वो भी नेगेटिव थी, क्योंकि जिन वैल्यूशंस पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रेड कर रहा है, अभी भी मेरे ख्याल से 30 से ऊपर की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ तक मुझे याद आता है। तो कुल मिलाकर जो शेयर्स हैं ये वैल्यूशंस वाइज ऐसे ट्रेड कर रहे हैं जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इतना एक रिस्की प्रोपोजिशंस होता है, और जहाँ पर ग्रोथ ना हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल में अगर ग्रोथ मिसिंग हो जाए तो बड़ा चैलेंज रहता है। और बैंकों में ग्रोथ क्यों नहीं है? ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि जो डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं शेयर बाजार के अंदर, और बैंकों को पैसा मिल नहीं रहा। तो बैंक लोन बांटे तो बांटे किस पैसे से? अगर वो एडिशनल इक्विटी लेके आता है तो इक्विटी डाइल्यूशन हो जाता है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है। उसके बाद क्या है, हायर रेट पे उनको टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट लेने पड़ते हैं। तो जो कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिसमें सस्ते रेट पे पैसा उनको मिलता है, वो मिलता नहीं है। तो कासा सारे बैंकों का घटता हुआ नजर आया, सब का कासा घटा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगले क्वार्टर में, यानी कि जो भी इस क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे
वो अब नेगेटिव साइड ही आने, एक तो मार्जिन्स घटता हुआ नज़र आएगा और ग्रोथ मिसिंग रहेगी शायद। तो बैंकों से बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। तो हो सकता है कि बैंक को, क्योंकि इंडेक्स में हैवी वेट भी हैं और ये इनमें काफ़ी रनअप भी आया है, और यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने ट्रेड के एंगल से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब तक रिजल्ट आने शुरू होंगे तब तक बड़े प्लेयर्स एक अच्छी मंदी बना चुके होंगे। तो हमें लग रहा है कि अब बाजार में ना तेज़ी लगभग ख़त्म है, पर बात ये कि अब वो मंदी आएगी वो कितनी खतरनाक होगी, मतलब वो जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो कितनी सीवियर होगी। स्मॉल कैप मिड कैप से भी जो है हम देखें तो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है। अब तो अगर मैं दिग्गज निवेशकों की बात करूं, जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी बात करूं, मतलब जो हमेशा बुलिश रहते थे वो लोग भी अब बोलने लगे हैं कि भाई साहब स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अब तो वो टीवी चैनल्स के अंदर कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो बैंकों को स्पेशली ट्रैक करते हैं, वो लोग भी अभी जो बात हम कह रहे हैं उस बात को हम तो पिछले 2-3 क्वार्टर से कह रहे हैं, वो भी अब इस बात को मानने लगे कि भाई इनके मार्जिन्स नहीं बढ़ेंगे, अब बैंकों की जो वैल्यूएशंस हैं वो रीजनेबल नहीं है, बैंकों से दूर रहे, और वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स इंडेक्स में काफ़ी वेटेज रखते हैं, और इंडेक्स के अंदर अगर रिलायंस या बाकी शेयर्स की भी बात करें तो वैल्यूशंस कोई बहुत सस्ती नहीं है, बहुत हमें तो स्ट्रेच वैल्यूशन लग रही है। और 5 साल की भी अगर हम वैल्यूशंस देखें, जो 5 ईयर्स के एवरेज या 10 ईयर्स के एवरेज जो इंडेक्स के टॉप 10 शेयर्स हैं, वो भी औसतन 40 से 50% प्रीमियम वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यूशंस बहुत ही अनरीजनेबल है इन प्राइस पर। मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ही जल्द एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, नहीं कहूँगा मैं इस बार, मैं ये मान के चलता हूँ कि बाजार इस बार इस इलेक्शन के रिजल्ट इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट के बाद एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आपको बाजार में दे सकता है। लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी आ रही है रिटेल की तरफ से, जब रिटेल का पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आएगा, रिटेलर को लगेगा कि यार पैसा नहीं बन रहा है, तो वहाँ से एक इन्फ्लो घटने के भी चांसेस हमें लगेंगे। तो बाज़ार में अभी हमारा जो आउटलुक है वो ये है कि बाज़ार यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हमारा बायस ये है कि बाज़ार के अंदर जैसे ही बड़े प्लेयर्स की मंदी की पोजीशन बन जाएगी, बड़े प्लेयर एकदम बाज़ार को बहुत बुरे तरीके से ठोकेंगे नीचे की तरफ। और जो सीवियर पेन आएगा वो मुझे लगता है कि इंडेक्स के अंदर, फाइनेंशियल्स या बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर है। स्मॉल कैप मिड कैप जो है सारा स्पेस ही महंगा है। आईटी के अंदर कुछ खींचने की कोशिश की गई है, लेकिन आईटी में भी मार्जिन से इंप्रूव नहीं है, केवल इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। कोई भी नया ट्रिगर बाजार में हमें दिख नहीं रहा है, बहुत ही महंगी वैल्यूएशंस पर बाजार ट्रेड हो रहे हैं, और यहाँ पर पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उस एंगल से सोचें, मीडियम टर्म में भी बनाना बड़ा मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में देखिएगा ट्रेड्स लेके पैसे बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेड्स में तो तेज़ी मंदी हो सकती है। लेकिन भाई साहब बाजार के अंदर कहीं पर भी अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मंदी करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी देखिएगा एडवांस डेक्लाइन 1371 बढ़ने वालों के सामने 982 थे। अब अगर हम देखें तो फेडरल बैंक के एक अकेला बैंक है जिसमें ग्रोथ ठीक नज़र आई है, उसका देखिएगा इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है 2.83। और बाकी आज SBI चला, वो तो इसलिए चला क्योंकि भाई HDFC को तोड़ोगे तो बैंक निफ्टी के जो ट्रेडर्स हैं वो किसी ना किसी को तो उठाएंगे, और ICICI बैंक अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रेशर पॉइंट है वो बैंकों की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करें निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक देखिए टूट भी गया 443 पॉइंट, लेकिन मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक शायद जो अभी तक प्रोविजनल डेटा है उनको सबको देखें तो मुझे लगता है कि 50,000 से नीचे निफ्टी बैंक की वैल्यूशंस कहीं बनती है। तो लेकिन बाजार में लिक्विडिटी है तो अभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने मंदी जिस दिन बन गई ना पूरी, उस दिन वो बाजार में माल फेंकेंगे, क्योंकि वो FNO में भी प्रॉफिट कमाना है उन्होंने। जैसे ही FNO में उनकी मंदी की पोजीशन पूरी बनेगी। अब मैं अगर आपसे बात करूँ जो फ्राइडे का सेशन रहा, मुझे ऐसा लगा क्योंकि बड़े प्लेयर्स के भी मंदी की पोजीशंस नहीं बनी थी, इसलिए बाजार को नीचे जाने नहीं दिया, नीचे जाके और रोकने की पूरी कोशिश की गई इंडेक्स को। उसके बाद वो अपनी मंदी बना रहे हैं, तो कुछ ऑप्शंस भी बाइंग जो है उन्होंने की है। बट मुझे लगता है कि बस इस हफ्ते के अंत तक शायद बाजार में एक वीकनेस अच्छे वाली शुरुआत हो सकती है, इस हफ्ते की शुरुआत में भी हो सकती है, बीच में भी, और जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे ना सब चीज़ें खुलती हुई नज़र आएंगी। और जो FIIs हैं या बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगर आप देखिए उन्होंने पोजीशंस बना रखी है, मतलब बन नहीं रही है, वो थोड़ा और समय लेंगे क्योंकि 1-2 दिन पोजीशन बनाने में लगते हैं। तो बाजार जितनी देर ऊपर लेवल पर टिकेगा उतनी अच्छी मंदी की पोजीशन बन सकती है। FIIs देखिएगा जो पिछले साल तक बेच रहे थे, तो उन्होंने इस रिजल्ट के बाद अपनी एक स्ट्रेटेजी बदल ली, कैश में खरीदो
और इतना खरीदो कि भाई साहब मंदी वाले सबको ख़त्म करो। तो मंदी की पोजीशन जो है, लॉन्ग वाली पोजीशन सब है नहीं रिटेलर्स की, तो अब सॉरी मंदी की पोजीशन रिटेलर्स की है नहीं, थोड़े दिनों में बाज़ार नीचे से टूटेगा तो वो चीज़ सस्ती लगने लगेगी। होता क्या है कि मान लीजिए अगर कोई बाज़ार में कोई भाव है, मैं जनरली प्याज के एग्जांपल आपको देता हूँ। प्याज अभी देखिएगा मेरे ख्याल से 60-70 रुपये किलो चल रही है, और अभी थोड़े समय पहले 30 रुपये किलो थी। तो हो सकता है कि अभी इस महीने के अंत में 100 रुपये तक भी हो जाए, जिस तरीके से वेदर कंडीशंस रही। अब लेकिन अगर 100 रुपये से घट रही है, वो दोबारा 70 रुपये आएगी ना, तो वो 100 रुपये जब होगी, 100 रुपये से जब 90 रुपये आएगी, 80 रुपये आएगी, तभी लोगों को सस्ती लगने लगेगी। वही बाजार का प्रारूप है। तो बाजार 24,000 से ऊपर चला गया, तो बाजार अगर 23.5 भी आएगा ना, लोगों को बहुत सस्ता लगेगा निफ्टी। बट मुझे लगता है कि बाजार की फेयर वैल्यूएशन कहीं बहुत नीचे बनती है। दोनों बाजार इंडेक्स भी ओवर वैल्यूड है, हालांकि इंडेक्स स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन स्मॉल मिड कैप में जो 60-70% का रनअप हुआ है वो कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं होता। जस्टिफाई हो ना हो, बट बाजार है तो सच्चाई है, भाव भगवान है। अब देखिएगा एफआईज ने करा क्या है। एफआईज ने भाई साहब 34,000 करोड़ का माल खरीद लिया, इंडेक्स ऑप्शंस खरीद लिया। भाई ये सारी कॉल या पुट तो होंगी नहीं। जनरली जब ये ऑप्शंस खरीदते हैं एक लगातार सेलिंग के बाद, लगातार सेलिंग हो, जैसे ये सेल कर रहे हैं, तो जनरली ऐसा देखने के लिए मिला है कि जब इंडेक्स में इतनी बड़ी ऑप्शंस खरीदी जाती है तो उस समय पर एफआईआईज ट्रेंड रिवर्सल प्ले कर रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो, और फ्यूचर्स में भी मंदी की पोजीशंस हैं। अगर निफ्टी के इंडेक्स में, निफ्टी बैंक के वीकली इंडेक्स में देखें, कहीं वीकनेस नहीं है जी। मैं आपको बोलता हूँ निफ्टी बैंक का वीकली इंडेक्स कहीं वीकनेस नहीं दिखा रहा। हालांकि जो लास्ट कैंडल है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जो पिछले 2 हफ्तों में थी, तो इस हफ्ते की स्ट्रेंथ तो कम हुई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 हफ्ते और कंसोलिडेशन में जाए, और अल्टीमेटली बाजार को अच्छी खासी करेक्शन में आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है, जो इलेक्शन रिजल्ट के आसपास जहाँ बाजार चल रहा था, उन लेवल्स के आसपास एक बार टेस्ट करने के लिए जाएगा। और मुझे लगता है 49,500 शायद इसी महीने के अंदर ये लेवल्स आ सकते हैं। इस महीने नहीं आएंगे तो जब सारे बैंकों के रिजल्ट आ जाएंगे उस डेट तक आ सकते हैं। और हो सकता है कि भाई साहब आपको ये डिसीजन मेरा अलग लग रहा हो, बट बायस्ड डिसीजन हो सकता है। हमारी पोजीशंस उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक का 1 डे चार्ट में देखिए गैप डाउन दिखाया, यहाँ नीचे स्ट्रेंथ है। जैसे ही ये स्ट्रेंथ टूटेगी ना 52,200 के आसपास जो है, और हम इसको थोड़ा सा और कंजर्वेटिव लेते हैं, जैसे ही बाजार 52,000 के नीचे जाएगा, बाजार का अगला अहम लेवल मैं सीधा बता रहा हूँ वीकली बेसिस पे 50-500 तक जा सकता है, और एक बड़ा जो है सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि तेजी की पोजीशन जैसे ही होल्ड नहीं कर पाएंगे, मंदी करने वाले प्लेयर्स बाजार को एक तरफा कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। और निफ्टी 50 में हालांकि स्ट्रेंथ है, अभी भी जो डेली चार्ट में भी अच्छा कंट्रोल देखने के लिए मिला है। बट मैं इसमें भी मुझे लगता है यार 10% तक का अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर निफ्टी भी 50-10% जाएगा। मैं अभी निफ्टी पे कभी इतना ब्रॉड कॉल नहीं लेता था कि भाई 10% तक निफ्टी जाएगा, बट मुझे लग रहा है निफ्टी भी 10% जाएगा। 22,000 के नीचे हमें आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी संभावना है कि निफ्टी भी रिजल्ट के बाद शायद ये जो रिजल्ट आएंगे तो इन रिजल्ट के इम्पैक्ट के अंदर शायद बाजार निफ्टी 10% तक भी करेक्ट हो सकता है। हालांकि देखिएगा इस बार भी अभी पिछले 2-3 महीनों में डीमैट अकाउंट दब के खुले हैं, पैसा आ रहा है, बट मुझे लगता है कि वो जो मनी आ रही है ना, वो बाजार के ऊपरी लेवल पर ट्रैप होने के लिए आ रही है। HDFC बैंक का देखिएगा रिएक्शन देखिए, यूएस के अंदर EDR में क्या रहा, 7% तोड़ दिया HDFC बैंक लिमिटेड का EDR। हालांकि इसमें देखिएगा इम्पैक्ट 2 दिन का है, क्योंकि यूएस के बाजार जो है थर्सडे को बंद थे उनके इंडिपेंडेंस डे की वजह से, पर फिर भी 7% का जो रिएक्शन है, अगर आप टॉप से भी देखेंगे तो जो टॉप है 52 वीक हाई है वो 71.39 है, और वहाँ से देखेंगे 61 हो गया है, तो तकरीबन 15-16% नीचे है अपने हाई से। तो सिमिलरली अभी हमें लग रहा है कि HDFC बैंक शायद और वीकनेस दिखा सकता है, और कैश मार्केट में 1590 के आसपास एक सपोर्ट जो है HDFC में दिखती है, तो अभी भी मुझे लगता है 40-50 रुपये का फॉल आ सकता है। और जब 1590 का भाव आएगा तो हो सकता है कि हम अपना व्यू बदलें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी बाइंग जो है हो सकती है HDFC बैंक में, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो प्राइस हैं वो 1500 रुपये के आसपास है, 1510, 1505 या उसके नीचे। अभी इन लेवल्स पर मुझे अभी भी HDFC बैंक जो ग्रोथ डिलीवर कर रहा है
उसके हिसाब से महंगा लग रहा है। बट हाँ, एक अच्छी करेक्शन यहाँ से अगर होती है 10% की और HDFC बैंक में, तो फिर हम खरीदने की जो है चेष्टा कर सकते हैं, जैसा हमने पिछली बार कोटक महिंद्रा में भी ली थी पोजीशन, HDFC बैंक में भी। बट अपना सीधा सा बात है भाई, हमारे को जब भाव सही मिलेंगे तब हम HDFC बैंक को भी लेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक को भी ले सकते हैं, ICICI को भी ले सकते हैं। और एक्टिवली क्योंकि मैं बैंकिंग में ट्रेड करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि और शेयर्स नहीं लेता, बट मोस्टली जो हम ट्रेड में भी जो शेयर्स लेते हैं, हम बैंकिंग स्टॉक ही ट्रेड में जो है ज़्यादातर पसंद करते हैं। और सबका अपना स्टाइल होता है, तो हमारा स्टाइल है जी बॉटम फिशिंग का, हमें सस्ता मिल जाए, नीचे के भाव पे मिल जाए, वैल्यूएशन ठीक हो, हम वैल्यूएशन को तरजीह देते हैं। क्योंकि जो चार्ट्स हैं वो तो आजकल बड़े प्लेयर खुद बनाते हैं, एल्गो ट्रेडर्स इतने एक्टिव हैं, और एल्गो छोड़िए, एल्गो का भी बाप बैठा हुआ है HFT ट्रेडर्स। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं वो एल्गो को भी उड़ा रहे हैं आजकल। आप जो एल्गो यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिएगा वो उसकी कॉस्ट होगी 20,000, 25,000, 15,000, लेकिन अब ऐसे ऐसे एल्गोज हैं जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को 5-5 करोड़ रुपए साल की सैलरी देते हैं, और वो लोग एल्गोज बना रहे हैं। तो एल्गोज के बीच में भी लड़ाई है ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि एल्गो आपको कोई प्रमाण देता है, एल्गोज में मल्टीपल ट्रेडर्स होते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ जो लड़ाई है वो एल्गोज की आपस की है, उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं उनकी लड़ाई है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत वाइल्ड मूव आपको इंट्राडे बेसिस में भी देखने के लिए आजकल मिल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा प्लेयर इस बात में इंतजार है, जिस दिन लिक्विडिटी का फ्लो रुकेगा, बड़ा प्लेयर बाजार को बहुत बुरे तरीके से फोड़ देगा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि जब बाजार में एक अच्छी करेक्शन आएगी, उस समय के लिए हम तैयार बैठे हैं कि भाई अच्छी करेक्शन आएगी तो पैसा डालेंगे। और जब तक नहीं आ रही है तब भी भाई साहब हम हालांकि 12-15% की रिटर्न तो नहीं, बट हमने अपनी 7-8% के आसपास की रिटर्न जो है एनुअल बेसिस पे अभी भी सिक्योर कर रखी हैं, और वहाँ पे लो रिस्क के साथ हैं वो हमारी। और वो भी ऐसी हम इन्वेस्टमेंट है कि जहाँ पर भी हमें 8% की रिटर्न तो हमें आनी है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के भाव मतलब शेयर बाजार में भाव अच्छे मिलेंगे तो उस पैसे को हम लिक्विडेट करके इक्विटी की तरफ भी जरूर से जरूर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस समय हमारा इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्कुल डाइल्यूटेड है एज ए डिस्क्लोजर, और हमारी जो पोजीशंस हैं वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि बाजार जितना ऊपर जा रहा है हम उतना ही प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, बाजार में अगर 1 साल भी मौका नहीं मिला ना हमें खरीदने का, हम उस बात का भी मतलब इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कह रहा हूँ, तो हम उस बात के लिए भी तैयार हैं। जरूरी नहीं हमें आगे बढ़ चढ़ के माल लेना है, क्योंकि जो कमाया है वो गंवाने के लिए नहीं है। तो ज़्यादा लालच के चक्कर में बहुत बार जो है पैसा चला जाता है। सबकी अब अपनी राय होती है, बट मैं अपनी राय ये रख रहा हूँ कि बाजार बड़ा महंगा है भाई साहब इस समय पर। तो आप कहोगे सर बाजार तो आप 23,000 रुपये महंगा बता रहे थे, 22,000 रुपये महंगा बता रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी मेरे हिसाब से निफ्टी की जो फेयर वैल्यूशन है वो कहीं 20,000 के आसपास आती है। तो मुझे तो अभी भी देखिएगा 20% महंगा लग रहा है, बट हाँ हम स्टैगर्ड मैनर में 10% की करेक्शन होने के बाद खरीदने की चेष्टा जरूर से जरूर करेंगे। और स्मॉल कैप मिड कैप में भी जो हमारे पोर्टफोलियो हैं वहाँ पर भी हम लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और अपना व्यू ये है भैया, सीधा आराम से साल लगे, 1.5 साल लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, पर बाजार हमने ऐसे लेवल पे नहीं खरीदना है जहाँ पर कि भाई साहब पैसा खोने का रिस्क ज़्यादा हो कमाने से ज़्यादा। तो रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं है, और इस तरीके से जो है हमने अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो जो है बाकी एसेट्स क्लास में डाइवर्ट कर लिया है। क्योंकि बहुत बार ऐसे सवाल आप पूछते हैं मेरे से, तो उन सवालों का जवाब देने की मैं चेष्टा आपके साथ कर रहा हूँ, जो आप अक्सर मेरे से करते हैं कि सर क्या खरीदे क्या बेचे। मैं आजकल इक्विटी के इन्वेस्टर से बस एक ही कह रहा हूँ, भैया क्या खरीदोगे ना वो तो ठीक है, लेकिन जो आज के खरीदने के लिए जो निवेश करने की सोच रहे हैं भाई साहब, उनको अपना जो सर है ना वो पीतल का रखना पड़ेगा। यानी कि इतना मजबूत सर चाहिए कि भाई साहब अगर ऊपर से चोट वोट लग जाए ना तो मतलब हेलमेट भी जो है आपको पीतल का चाहिए। तो मजबूत सर चाहिए, मतलब का मतलब है कि इतना माइंड सेट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर बाजार में 10-15% की करेक्शन हो भी जाए ना तो आपके शरीर पर या आपके दिमाग पे या आपके खुद के व्यवहार में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो। क्योंकि जब लॉस होते हैं ना तो लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपकी जो है ना राय जुदा हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में एक बायर होता है एक सेलर होता है, वो तभी होता है क्योंकि एक आदमी मंदी कर रहा है, बेच रहा है तो उसको लगता है कि भैया भाव नीचे जाएंगे, और एक खरीद रहा है तो उसको लगता है कि भाव तेजी में जाएंगे। तो बायर और सेलर से तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आपकी राय जुदा हो सकती है, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और आज की वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।